फिगर। नेक्स्ट टॉपिक है अब ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एक गोला बनाइए, गोले के अंदर चार्ज दिखाइए, उस गोले से सीधी सीधी लाइंस खींच दीजिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। उसके अंदर एक छोटी सी वॉल्यूम लीजिए और फिर सतह पे छोटा सा एरिया लीजिए। वो जो लाइंस आ रही हैं, ठीक है, वो करंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं क्लोज सरफेस से। इसको अभी हम समझ सकते हैं, लीक इसको हम अगले टर्न पे लेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा आप समझ लीजिए। मान लीजिए ये एक क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है। देखो, क्लोज सरफेस और बाउंडेड सरफेस, ये दोनों अलग बातें होती हैं। क्लोज सरफेस तो हो गई
पहले इसमें आगे इस यूनिट में बढ़ने से पहले हमें ये भी थोड़ा समझना होगा। क्लोज सरफेस हमेशा एक बॉन्डेड वॉल्यूम को घेरती है। ऐसे समझ लो, गेंद की जो सरफेस है वो क्लोज्ड है और उसके अंदर जो आयतन है वो बॉन्डेड वॉल्यूम है। अपनी क्लास के रूम को समझ लो, आपकी क्लास के रूम को दीवारों ने घेरा हुआ है, छत ने, और एक ग्राउंड है, तो ये हो गई क्लोज सरफेस। और जो इसके अंदर आयतन है जिसमें मैं और आप बैठते हैं वो हो गई बॉन्डेड वॉल्यूम। तो ये हमेशा बात होती है 3 डायमेंशन की। अब बात करते हैं चूड़ी की। चूड़ी या कड़ा वो होता है वृत्त शेप में, सर्कुलर। तो वो जो उसका परिधि है या उसका पैरामीटर है, ठीक है, वो हो गया क्लोज पाथ। और उस परिधि ने अपने अंदर जितने क्षेत्रफल को घेरा हुआ है वो होता है बाउंडेड सरफेस। तो क्लोज पाथ तो घेरता है बाउंडेड सरफेस को, ये केस हो गया 2 डायमेंशन, जैसे चूड़ी वाला केस। और क्लोज्ड सरफेस घेरती है बाउंडेड वॉल्यूम को, ये हो गया 3 डायमेंशन केस, गेंद वाला केस। तो अपने हाथ में एक चूड़ी रखना और एक बार गेंद रखना, ठीक है। तो गेंद वाला केस में तो सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल की बात आएगी, क्योंकि हम एरिया और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। और चूड़ी वाले केस में लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल की बात आएगी, क्योंकि हम पाथ और एरिया की बात कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो मैं इसमें पहले 3 डायमेंशन की बात कर रहा हूं। तो मान लीजिए ये एक क्लोज्ड सरफेस है, इस क्लोज सरफेस में एक बॉन्डेड वॉल्यूम को घेरा हुआ है। इस बॉन्डेड वॉल्यूम के अंदर सपोज चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यानी कि इसकी हर यूनिट वॉल्यूम में रो कूलम चार्ज है। तो सपोज हमने इसमें एक एलिमेंट्री वॉल्यूम ले ली, छोटी सी एक वॉल्यूम ले ली इसके अंदर dv। तो इस dv में कुल कितना चार्ज होगा? रो dv, क्योंकि एक यूनिट वॉल्यूम में रो कूलम चार्ज है। तो dv वॉल्यूम में कितना होगा? रो dv। तो इस पूरी वॉल्यूम में कितना होगा? इंटीग्रल रो dv। ये देखो यहां लिखा है इंटीग्रल रो dv। तो ये Q चार्ज जो टोटली इस बॉन्डेड वॉल्यूम में है वो कितना है? इंटीग्रल रो dv। अब सपोज इस बॉन्डेड वॉल्यूम से एक करंट जो है क्लोज सरफेस S से बाहर आ रहा है, ठीक है। ये करंट जो है क्लोज सरफेस S, जिसका एरिया S है, उससे बाहर आ रहा है। और ये टोटल करंट जो बाहर आ रहा है इसकी वैल्यू सपोज I है, I। तो ये I कितना होगा ये हमें निकालना होगा। तो सपोज मैं मानता हूं कि इस करंट की करंट डेंसिटी समझते हो? करंट डेंसिटी का मतलब होता है एक यूनिट एरिया से कितना करंट आ रहा है। तो मान लीजिए वो करंट डेंसिटी है J, वो करंट डेंसिटी है J। तो सपोज मैं एक एलिमेंट्री एरिया ले लेता हूं सतह के ऊपर, ये छोटा सा, इसे मैंने ले लिया ds। इस एलिमेंट्री एरिया का मान है ds। तो इस एलिमेंट्री एरिया से कितना करंट आ रहा है? J डॉट ds, क्योंकि J है एक यूनिट एरिया से आने वाला करंट। तो ds से कितना आएगा? J डॉट ds। तो पूरे क्लोज सरफेस S से कितना करंट आ रहा है? I। तो I क्या होगा? क्लोज्ड इंटीग्रल J डॉट ds। ये हो गया टोटल करंट, ठीक है। तो टोटल चार्ज बॉन्डेड वॉल्यूम में कितना है? इंटीग्रल रो dv। और टोटल करंट जो क्लोज सरफेस से आ रहा है वो कितना है? क्लोज इंटीग्रल J डॉट ds। यहां तक बात समझ में आ गई? अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित होती है। ये कह रही है कि जितना करंट इस क्लोज सरफेस S से बाहर आ रहा है वो उतना ही है, उतने ही चार्ज के बराबर है जो 1 सेकंड में इस बॉन्डेड वॉल्यूम से कम हो रहा है। आगे बात समझ में? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि जितना टोटल करंट इस क्लोज सरफेस S से बाहर आ रहा है
वो उस चार्ज के बराबर है जो 1 सेकंड में इस बॉन्डेड वॉल्यूम से कम हो रहा है। सीधी सी बात है भाई, 1 सेकंड में जितना चार्ज वॉल्यूम से कम होगा उतना करंट बाहर आएगा, क्योंकि करंट क्या होता है, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। 1 सेकंड में जो चार्ज फ्लो होता है उसको करंट कहते हैं। तो जितना 1 सेकंड में चार्ज इस वॉल्यूम से कम हो रहा है उतना ही करंट बाहर आ रहा है, सीधी सी बात है। तो बेटा ये समीकरण आ गई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की, I इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि चार्ज अंदर कम हो रहा है और करंट बढ़ रहा है बाहर। तो अगर करंट को प्लस लेंगे तो चार्ज को माइनस करना पड़ेगा, ये दिखाने के लिए कि बाहर करंट इसके एक्सपेंस पे आ रहा है चार्ज के। ठीक है, तो आपने करंट निकाल लिया था ऊपर, करंट हो गया क्लोज्ड इंटीग्रल जे डॉट डी एस, इसकी वैल्यू रखो क्लोज्ड इंटीग्रल जे डॉट डी एस। ठीक, माइनस डी बाई डी टी, चार्ज हो गया था इंटीग्रल रो डीवी। अब एक चीज देखो, मैंने ये रो को टाइम का फंक्शन ले लिया, क्यों, क्योंकि ये चार्ज लीक कर रहा है। अब जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। चार्ज लीक कर रहा है भाई, जब जैसे जैसे चार्ज लीक करेगा वॉल्यूम के अंदर से वैसे वैसे चार्ज कम हो जाएगा वॉल्यूम में। तो जब चार्ज वॉल्यूम में कम हो जाएगा तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना रहेगा वो भी तो कम होगा। ठीक है, तो इसलिए वो टाइम का फंक्शन दिखा दिया यहाँ रो टी डीवी। तो बेटा देखो ये मैंने कौन सी थ्योरम लगाई, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, अभी पीछे पढ़ के आ रहे हो तुम। तो ds को dv में चेंज किया, j के साथ डाइवर्जेंस लगा दिया, तो इंटीग्रल डाइवर्जेंस j dv माइनस डी बाई डी टी इंटीग्रल रो dv। ठीक है, दोनों तरफ dv आ रही है। ठीक है, तो कंपैरिजन करो, तो डाइवर्जेंस j इक्वल टू माइनस डी रो बाई डी टी, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर किया, तो डाइवर्जेंस j इक्वल टू माइनस डी रो बाई डी टी, इसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं, ये जो आ गई है नीचे। ठीक, अब ये इक्वेशन की बात आ रही है सिंपल किससे, एम्पियर लॉ से। बट तुम ये अभी पीछे पढ़े हो कि एम्पियर के नियम में संशोधन किया गया है। तो बेटा इसमें संशोधन करने की गुंजाइश है, कैसे, आप ये देख रहे हैं कि जो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो टाइम के साथ चेंज कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज लीक कर रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी घट रही है। तो एक बात बताओ मुझे, जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी घटेगी तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस वॉल्यूम से जो बाहर आ रही है वो भी तो टाइम का फंक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो टाइम का फंक्शन होगा। अब तुम एक बात बताओ, तुमने अभी डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ा कल, और तुमने पढ़ा कि जब भी वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम का फंक्शन हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट होता है। तो इसका यह तात्पर्य है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम का फंक्शन हो रहा है इसमें अंदर वॉल्यूम के, तो इस वॉल्यूम के अंदर एक डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट होगा। ठीक है, तो उस डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू भी मुझे लेनी होगी। तो मान लीजिए ये जो बाहर के तरफ दिखाए हुए हैं ये तार है सपोज, तो तार में तो बहेगा कंडक्शन करंट, तो कंडक्शन करंट की डेंसिटी तो मैंने ले ली जेसी, ये रही बाहर वाले के लिए। लेकिन जो वॉल्यूम के अंदर बन रहा है एक करंट और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो बनेगा जेडी। तो इस जेडी को मुझे जोड़ना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा एक्चुअल में, जिसे मैं अभी यहाँ डाइवर्जेंस जे कह रहा था उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा एज डाइवर्जेंस जेसी प्लस जेडी इक्वल टू माइनस डी रो बाई डी टी। ठीक, तो जेसी हो गया कंडक्शन करंट डेंसिटी, जेडी हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ये डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी रहेगी बॉन्डेड वॉल्यूम में इन द दिस रीजन। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि इट इज मोस्टली इन डाइलेक्ट्रिक रीजन, कंडक्टिंग रीजन में भी हो सकती है बट कंडक्टिंग रीजन में बहुत कम होता है मैग्नीट्यूड में। ठीक है, और ये हमारा जो बाहर की तरफ आ गया है कंडक्शन करंट, ये बनाएगा कंडक्शन करंट डेंसिटी। तो इस तरह से मॉडिफाइड लॉ से ये नियम बन जाता है डाइवर्जेंस जेसी प्लस जेडी इक्वल टू माइनस डी रो बाई डी टी। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है मॉडिफाइड लॉ के बाद। ठीक है, और ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है विदाउट मॉडिफाइड लॉ के बाद, ये हमारी एम्पियर से आ रही है। तो इसको थोड़ा आपको एग्जाम में संशोधन के साथ भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी टाइम का फंक्शन है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम का फंक्शन है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम का फंक्शन होता है तो वॉल्यूम के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट बनता है, तो इसलिए अब हम डिस्प्लेसमेंट करंट के टर्म्स में बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी को कंडक्शन करंट डेंसिटी के साथ जोड़कर अपने फाइनल इक्वेशन पर आएंगे। क्लियर हो गई बात?
तो आप इसको उतार लीजिए। इफ इट इज क्लियर तो मैं एक स्लाइड और दिखाऊं या कल देखोगे? ये लिख लो। इसकी शुरुआत है ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी द नेट करंट flowing out of closed surface through the bonded volume is equal to। सर ये सही नहीं आ रहा। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं सर, आ गया सही। नेट, हाँ। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी द नेट करंट फ्लोइंग आउट ऑफ क्लोज्ड सरफेस थ्रू द बॉन्डेड वॉल्यूम इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम रेट ऑफ डिक्रीज इन चार्ज प्रेजेंट इन द बॉन्डेड वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, सिंपल बात यह है, जितना चार्ज एक सेकंड में वॉल्यूम से कम हो रहा है उतना ही करंट क्लोज सरफेस एस से बाहर आ रहा है। तो बड़ी आसान बात है समझना, वेरी सिंपल। तो हमने जो करंट बाहर आ रहा है वो निकाल लिया, वो कितना है? क्लोज इंटीग्रल जे डॉट डी एस। और जितना चार्ज वॉल्यूम के अंदर कम हो रहा है एक सेकंड में वो निकाल लिया, माइनस डी बाई डी टी इंटीग्रल रो डी वी। इन्हें इक्वेट कर दिया, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बन गई। अंकुश प्रेजेंट है, गौरव प्रेजेंट है, पीयूष प्रेजेंट है, पुलकित प्रेजेंट है, ऋषभ प्रेजेंट है, विनय प्रेजेंट है। कोई और है? नो सर। ठीक है। हो गया सर। हो गया? ठीक है, तो मैं आज यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ इसको। कल हम इसका डेरिवेशन करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, जैसा हमें एग्जाम में लिखना है। अगर ये सेक्शन ए में आता है तो इस तरह से लिख देंगे जैसे मैंने स्लाइड दिखाई है, 25 शब्दों में। कल को हम इसका डेरिवेशन करेंगे क्योंकि ये लॉन्ग में भी आता है। तो आज आपको मॉडिफाइड लॉ बता दिया गया है, उसको आप पढ़ें, ठीक है, और एग्जाम के लिए तैयार करें।